दिन के अंदर 3 यादवों की हत्या हुई है देवरिया में जी। भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जिनकी जुबान सिली हुई है, जुबान खामोश है, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा है कि गलत हुआ। मैं तो क्षत्रिय बिरादरी से आता हूं, मैं तो श्री अखिलेश यादव जी का कार्य करता हूं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है और देश का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो श्री अखिलेश यादव जी को देश का यशस्वी नेता न मानता हो। आज प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी, मां के गर्भ में पलने वाला बच्चा अगर इस समय वो मां के गर्भ में है तो भी 44,000 रुपए का कर्जदार है। कोई चापलूसी और चाटुकारिता नहीं करता राजनीति में। मैं सीधे कह रहा हूं कि अगर श्री अखिलेश यादव जी एक बार कह दें कि मनीष सिंह तुमको अपनी जान दे देनी है, मनीष सिंह एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मनीष सिंह का क्या होगा, इसलिए कि उस नेता के प्रेम और मोहब्बत ने, उस नेता के राजनीतिक, भारतीय जनता पार्टी के जो निर्लज्ज सांसद और निर्लज्ज विधायक हैं, नौजवानों से धर्म की चाशनी चटा करके हिंदू मुसलमान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, ईद बकरीद करते हैं, होली दिवाली करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह और आप देख रहे हैं क्रेधा न्यूज। तो आज के हमारे शो चर्चा चौपाल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि आप जो कि किसी परिचय का मोहताज नहीं है, समाजवादी पार्टी देवरिया से एक मतलब उभरता हुआ चेहरा जो कि आज मेरे सामने बैठे हुए हैं, मनीष सिंह जी, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस शो में। तो सर मतलब अभी जो कि आप बहुत इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं आप देवरिया जिला में, जो कि आपका स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ था अभी विधायक जी के स्टेटमेंट के बाद। सर आपने राजनीतिक करियर अपना स्टार्ट कहाँ से किया? देखिए, मैंने सोच समझ करके राजनीति में कदम नहीं रखा है। अकस्मात जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन घटनाओं ने मुझे राजनीतिक क्षेत्र में लाके खड़ा कर दिया और जात पात, भेदभाव, छुआछूत क्या होता है इसको मैंने बहुत नजदीक से देखा है। समतामूलक समाज की स्थापना करना, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलना, समाज के सभी वर्गों के बीच में रहना, हमने बचपन में ही ग्राह्य कर लिया था कि समाज के सभी वर्ग ही समाज का संपूर्ण उत्थान कर सकते हैं। जब मेरी मुलाकात पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से हुई और उस मुलाकात के बाद से जो चीज मैंने महसूस किया, चूंकि मैं क्रिकेट का प्लेयर था, दूर दूर जाकर के क्रिकेट खेलता था, लोगों से मिलता जुलता था, लेकिन कुछ घटनाओं ने मुझे जब राजनीति में लाया और उसके बाद से जब मैं श्री अखिलेश यादव जी से मिला तो मुझे महसूस हुआ कि देश में इतना निश्चल नेता, इतना पवित्र आत्मा और पवित्र हृदय का नेता किसी दूसरे दल के पास नहीं है। अगर मैं जातिवादी होता तो उस समय हिंदू वाहिनी का उभार हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी में हमारी जाति के नेता थे, लेकिन मैंने श्री अखिलेश यादव जी को अपना नेता माना और श्री अखिलेश यादव जी को नेता मानने के पीछे जो मेरा सोच था, मैं जो महसूस करता था, सिर्फ इतना कि समाज के संपूर्ण उत्थान की अगर खूबसूरती से कोई जिम्मेदारी देश में निभा सकता है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव है। इसलिए कि श्री अखिलेश यादव जी सिर्फ राजनीतिक परिवर्तन के वाहक नहीं है, सामाजिक परिवर्तन के भी वाहक है। समाज और राजनीति को लेकर के साथ में चलने वाला कोई देश में अगर नेता है तो उस नेता का नाम श्री अखिलेश यादव। अभी हाल ही में ही विधायक जी ने एक जो बरहाज के विधायक जी हैं शाखा मिश्रा जी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि अखिलेश यादव जी इस्लाम कबूल कर लें, तो उस पर मतलब आपने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, तो अभी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लंपटों की फौज खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो चरित्र है वो जनता के जन सरोकार से जुड़ा हुआ नहीं है, या दूसरे के नाम पर जीते हुए लोग हैं। आज के समय में अगर चुनाव हो जाए तो देवरिया में 7 की 7 सीटें भाजपा हारेगी और जमानत ये लोग अपनी नहीं बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति में और कुछ किया हो या ना किया हो, लंपटों की, लंठों की एक इतनी बड़ी फौज खड़ा कर दी है कि कब किस पर किस तरह की बदजुबानी हमला कर दें, कब किस तरह का किससे व्यवहार कर दें, कब किसका दुर्व्यवहार करके उसकी समाज में इज्जत उतार दें। एक जमाने में, अटल जी के जमाने में जब भारतीय जनता पार्टी थी तो नारा लगता था कि अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, भारतीय जनता पार्टी के 3 धरोहर। अब मोदी, अमित शाह और योगी के जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी है ये उदंडों की फौज है, घमंडियों की फौज है, अहंकारियों की फौज है और जन सरोकार से दूर दूर तक इनका कोई वास्ता नहीं है। जनता के बीच में न इनको जाना है, न जनता से मिलना है। यह सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं,
धर्म की चाशनी चाट करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी सांप्रदायिकता का समूल नाश करेगी। धर्मनिरपेक्षता की जो भारत की एक हमारी सैद्धांतिक और संवैधानिक मान्यता है, उस पर हम लोग कायम रहते हुए, उस पर चलते हुए सांप्रदायिकता का समूल नाश करेंगे। ये योगी आदित्यनाथ जी हमेशा कहते हैं कि मतलब हमारी सरकार में क्राइम रेट काफ़ी कम हुआ है, मतलब हत्याएं कम हुई हैं, लूटमार कम हुआ है, रेप कम हुआ है। मतलब देवरिया की ही बात कर लीजिए, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, जो कि आप जानते होंगे। आए दिन हत्याओं की खबर मतलब सुनने को मिल रही है। किसी को चाकू मार दिया गया, किसी को गोली मार दिया गया, मतलब आए दिन हत्याएं हो रही हैं। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी शासन में आई है, देवरिया में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार विजयी नहीं हुए हैं। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के नए नवेले नेता, जो अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जिनका राजनीति से कभी वास्ता नहीं था, कोई पत्रकार था, कोई कारोबारी था, जिसने कभी जन आंदोलन नहीं किया, किसानों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, किसानों के लिए संघर्ष नहीं किया, युवाओं की किसी भी समस्या का किसी ने समाधान नहीं किया, वह लोग जब से राजनीति में पदार्पण किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का जब से इन लोगों ने झंडा उठा लिया है, देवरिया हमारा बहुत स्थिर जिला था, शांतिप्रिय जिला था। देवरिया में घटना एकाध बार साल में सुनाई देती थी, लेकिन अब आए दिन कब किस मोड़ पर किसकी हत्या हो जाए, कब किसकी जान ले ली जाए, कब किसका घर लूट लिया जाए, कब किस महिला की आबरू लूट ली जाए, इसका कोई भरोसा नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि देवरिया मेरा आंगन है। तो देवरिया अगर बाबा का आंगन है, तो आंगन में क्राइम की यह स्थिति है, तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में सोच सकते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि श्री सलभ मणि जो देवरिया सदर के विधायक हैं, मैं शुरुआती दिन से यह बात कह रहा हूं, मेरी बात को कोई माने या ना माने, लेकिन सलभ मणि जैसे लोग अगर देवरिया की राजनीति में रहेंगे तो देवरिया में शुचिता और देवरिया में शांति कभी नहीं रह सकती है। इसलिए कि श्री सलभ मणि का जो स्वभाव है राजनीति करने का, वो अहंकारियों का है, घमंडियों का है, और अपने मतलब परस्त जो लोग हैं, मतलब परस्तों के साथ खड़ा होकर के अपने मतलब को निकालने का तरीका अगर किसी को आता है तो सलभ मणि को आता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देवरिया देवरावा बाबा की भूमि है, देव पुत्रों की भूमि है। यह एक आध्यात्मिक मान्यता का जनपद रहा है, किसानों के हितों की रक्षा करने वाला जनपद रहा है। एक जमाने में हमारे यहाँ 14 चीनी मिलें हुआ करती थी जी। आज के समय में हमारे एक भी चीनी नहीं मिल रही है, कोई कारखाना नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं हमारे यहाँ। इन ढोंगी और पाखंडियों ने शुरुआती दिनों से यह बात कहा है कि हम देवरिया को चंद्रमा पर पहुंचा देंगे विकास के मामले में। अभी हमारे रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्र में एक मेला का आयोजन हुआ था जी। मुझे तो बड़ा हैरत हुआ, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक जमाने में गांव में मेला लगता था, हम लोग छोटे थे, बचपन में जाते थे तो गुड़ैया जलेबी खरीदते थे, खिलौना खरीदते थे, सोम पापड़ी खरीदते थे। आज के जमाने में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में रोजगार मेला लग रहा है। अब आप सोचिए कि जिस उत्तर प्रदेश की सरकार के पास तकरीबन 14.5 लाख से ऊपर सरकारी विभागों में पद खाली हैं, सरकारी नौकरी अगर सरकार देना चाहे तो 14.5 लाख लड़कों को आज के समय में उनकी योग्यता के हिसाब से नौकरी दे। विभिन्न विभागों में पद खाली हैं, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। नौकरी किस में दिया जा रहा है? L&T में, HCL में, HP में, प्राइवेट जो कंपनी, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड में। दुर्भाग्य देखिए कि उनका नियुक्ति पत्र कौन बांट रहा है? विधायक बांट रहे हैं, सांसद जी बांट रहे हैं। हमारे देवरिया के तो जो सांसद जी हैं वो तो सीधे देवरिया को अब चंद्रमा पे पहुंचा देंगे। हम स्वागत करते हैं, हमारे इसरो के महान वैज्ञानिक देवरिया में आए। अभी कुछ दिन पहले एक ओला के CEO आए थे, सबने देखा। ओला के CEO आए थे, उसका देवरिया में क्या बेनिफिट है? देवरिया को क्या फायदा है? आपने हेलीकॉप्टर से CEO को बुला लिया देवरिया में, अपने बरगद के पेड़ के नीचे उनको बैठा दिया, अखबार में फोटो छप गई, टेलीविजन पर खबर छप गई। देवरिया के 40 लाख से ऊपर आबादी को क्या लाभ मिला? आपने देवरिया के 40 लाख लोगों को क्या दिया? वो यहाँ पे बोल के गए हैं कि मतलब यहाँ निवेश करेंगे। वो निवेश करेंगे, आखिर वो कब करेंगे निवेश? अगर आप आए हैं
तो क्या खाली हाथ आए थे देवरिया में? देवरिया की माटी देखने के लिए आए थे, या देवरिया की जनता को देखने आए थे? या भारतीय जनता पार्टी ने जो गरीबों की, बेरोजगारों की फौज खड़ी की है 10 वर्षों में, क्या उनको देखने आ पाए थे? देवरिया तो एक ऐसा जनपद है जो प्रगतिशील जनपद है, श्रमिकों का जनपद है, जो अपने श्रम की बदौलत देवरिया की पहचान को कायम किए हुए हैं। यहां के नौजवान तो देश की सेना में जाकर के सेवा करते हैं, यहां के नौजवान तो उत्तर प्रदेश की पुलिस में जाकर के प्रदेश की सेवा करते हैं, यहां के नौजवान तो विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी काबिल हैं, होनहार युवा हैं। उनको अगर आप सरकारी नौकरी देते, उनकी योग्यता के हिसाब से देते, तो यहां के नौजवान तो स्वावलंबी बनते, ताकतवर बनते। लेकिन ये निर्लज्ज सांसद और निर्लज्ज विधायकों की जो फौज खड़ी है देवरिया में, ये प्राइवेट कंपनियों के नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, जिनके यहां नौकरी करने पर कोई अस्थायी जीवन नहीं है। जब कंपनियां चाहेंगी उनको बाहर कर देंगी, जब चाहेंगी कंपनियां रखेंगी। योग्यता का कोई मूल्यांकन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो निर्लज्ज सांसद और निर्लज्ज विधायक हैं, नौजवानों से धर्म की चाशनी चटा करके हिंदू मुसलमान करते हैं, भारत पाकिस्तान करते हैं, मंदिर मस्जिद करते हैं, ईद बकरीद करते हैं, होली दिवाली करते हैं। किस नौजवान का इससे जीविका चलेगा? जीविका उसके रोजी रोजगार से चलेगा, उसकी नौकरी चाकरी से चलेगा। उसका परिवार अगर स्वावलंबी बनेगा तो उसके हाथ में जब तक कारोबार और काम नहीं रहेगा, तब तक वह श्रमिक समाज, जो देवरिया की सबसे बड़ी संख्या की आबादी का जनपद है, अगर उनके हाथ में काम नहीं रहेगा तो वह अपने परिवार को स्वावलंबी कैसे बनाएंगे, ताकतवर कैसे बनाएंगे? सरकारी सहायता पर आप कहते हैं कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। देश के 80 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो राशन पर पहुंचा दिया। तकरीबन 1.5 करोड़ ऐसी सरकारी पद खाली है केंद्र सरकार के अधीन जो विभाग है, मोदी जी भरने वाले नहीं है। यहां पर योगी जी बैठे हैं, वो सरकारी नौकरी दे नहीं रहे। यह सिर्फ देवरिया की समस्या नहीं है। उत्तर प्रदेश के 58,184 ग्राम सभा हैं, तकरीबन 750 नगर पालिका, नगर पंचायत और न्याय पंचायत और नगर निगम है। उनकी चिंता आप कर ही नहीं रहे, उनके बारे में सोच ही नहीं रहे। 75 जनपदों में जो दुर्दशा है लोगों की, आज के समय में 2 वक्त के रोटी का इंतजाम कोई नहीं कर पा रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये सैकड़ों गाड़ियों की काफिला लेकर के चल रहे हैं। अभी सर कुंभ लगा हुआ था अभी प्रयागराज में, जो कि आपने देखा होगा, वहां वीआईपी कल्चर एकदम चरम लेवल पे था। मतलब जो आम आदमी, हम और आप जा रहे हैं, हम लोग घूमने जा रहे हैं वहां पे, तो लाइनें मतलब के पूरा भीड़ भाड़ से दर्शन कर रहे हैं। वहीं वीआईपी लोग जा रहे हैं वहां पे, तो उन लोग को पूरा मतलब सिक्योरिटी मिल रही है अच्छी खासी, उसके बाद से उनको दर्शन वहां पे स्नान करवाया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, सत्ता का स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने बदल दिया है। पहले हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार थी वो समाज के लिए काम करती थी। जैसे श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप योजना चलाई जी। लैपटॉप योजना में तकरीबन 18.5 लाख से ऊपर नौजवानों को श्री अखिलेश यादव जी ने अपने हाथ से लैपटॉप दिया। आधुनिक शिक्षा के बारे में दुनिया में कोई सोच नहीं सकता था। वाहिद इकलौते हिंदुस्तान के नेता श्री अखिलेश यादव जी हैं जिन्होंने आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए गांव में झोपड़ियों में रहने वाले जो परिवार के बच्चे हैं, उनको आधुनिक इंस्ट्रूमेंट एजुकेशन का दे करके, जो कि लैपटॉप बड़े घरानों के बच्चों का इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था जी उस टाइम। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप को झोपड़ियों तक पहुंचा दिया। इसलिए कि शिक्षा की वह ज्योति है, अगर झोपड़ी में भी जलेगी तो प्रकाशमय बना करके उसको महलों में तब्दील कर देगी जी। श्री अखिलेश यादव जी ने अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के, फ्रांस के, चीन के, जापान के, यूरोप के बहुत सारे देश हैं, उनके बच्चों से प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी बनाने के लायक अगर किसी चीज की उन्होंने सोचा कि हम कैसे उनको उस वहां के बच्चों से प्रतिस्पर्धा में उनको कैसे खड़ा कर सकते हैं, तो श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया। उन्होंने तो कभी भेदभाव नहीं किया कि ये ब्राह्मण है, ठाकुर है, यादव है, कुर्मी है, कुहार है, मुस्लिम है, विश्वकर्मा है। किसी भी जाति का बच्चा जिसने इंटरमीडिएट किया उसको लैपटॉप मिला। ना ही तो श्री अखिलेश यादव जी ने लड़के लड़की में भेद किया,
न किसी जाति में भेद किया, न किसी धर्म में भेद किया, न किसी भाषा में भेद किया, न किसी पंथ में भेद किया। श्री अखिलेश यादव जी ने सबको अपना मान करके श्री अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप दिया। भारतीय जनता पार्टी ने कितनी आलोचना किया। अब आप सोचिए कि जब हम शिक्षा में स्वावलंबी बना रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो जा रहा है। श्री अखिलेश यादव जी ने कन्या विद्याधन योजना दिया जी। अब आप सोचिए कि जो लड़कियां इंटरमीडिएट कर लेती हैं उनको हम अगर 30,000 रुपए 50,000 रुपए कन्या विद्याधन के रूप में अगर उस बच्ची को देते हैं और कहते हैं कि इंटरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के बाद तुम्हें अगर बीए की पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन करना है तुमको, तो तुम इस पैसे से अपनी फीस भर करके पढ़ाई कर सकती हो। अगर नहीं तुम्हारा परिवार पढ़ाना चाहता है तो इस पैसे से तुम्हारी शादी विवाह में मदद मिल जाएगी। जब नेता हमारा तुम्हारे शिक्षा से लेकर के तुम्हारे दाम्पत्य जीवन तक के बारे में सोचता हो, उस नेता से बेहतर हिंदुस्तान में कौन नेता हो सकता है। जब स्वावलंबन से लेकर के सामर्थ्यवान बनाने तक की बात श्री अखिलेश यादव जी सोचते हो, इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द है कि श्री अखिलेश यादव जी एक प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और डेमोक्रेटिक लीडर है और योगी आदित्यनाथ एक डिक्टेटर, एक तानाशाह हिंदुस्तान के नेता हैं जिनके अंदर, जिनकी जुबान पर सिर्फ जहर रहता है, समाज में विभेद पैदा करने वाला मन मस्तिष्क रहता है और अपनी जुबान से जब भी बोलते हैं तो जातियों को जातियों में बांटते हैं, धर्मों से धर्मों को लड़ाते हैं और समाज को एक दूसरे से बांट करके अपनी वैमनस्यता की राजनीति को फलीभूत करते हैं। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी की समता मूलक जो सोच है, उस सोच के तहत श्री अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान में समाजवाद का वह ध्वज फहरा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में देखिएगा कहीं पर दिखाई नहीं देगी। श्री अखिलेश यादव जी 2027 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करेंगे। 2027 के बाद 2029 में भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से भी हम बाहर करेंगे। और आपका इस पे क्या कहना है कि जातिगत राजनीति जो है वो चरम पर है। हमारे देवरिया की बात कर रहे हैं हम, देवरिया की बात की जाए अगर, तो जातिगत राजनीति एकदम चरम पे है। कहीं किसी के साथ कुछ भी अन्याय हो रहा है तो उसके समाज वाले सारे खड़े हो जाए, बाकी वहां कोई नहीं जा रहा है, उसके समाज, खुद के समाज के वहां खड़े हो रहे हैं लोग। जो कि आपने अभी बरवा हत्याकांड का नाम सुना होगा अभी वहां पे, तो वहां पे सारा बनिया समाज इकट्ठा था वहां पे, उन लोगों ने उनकी आवाज उठाई और उसकी आवाज उठाने के लिए कोई मतलब तैयार नहीं था। जो बनिया नेता थे उन लोगों ने ही मतलब अपने समाज का आवाज उठाया। तो इस पे आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जातियों के आधार पर राजनीति करने वाले हर वर्ग में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के घूम रहे हैं। मैं समझिएगा बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। यह राजनीतिक गिद्ध हैं। 2 दिन के अंदर 3 यादवों की हत्या हुई है देवरिया में जी। भारतीय जनता पार्टी के बेशर्म नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, जिनकी जुबान सिली हुई है, जुबान खामोश है, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने यह नहीं कहा है कि गलत हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए अपने मन मुताबिक घटना को एक रूप और स्वरूप दे करके लाभ लेने की कोशिश करते हैं, उसके लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, उसके लिए डीएम साहब का घेराव करेंगे, एसपी साहब के दरवाजे पर जाएंगे। लेकिन अन्य दलों के जो समर्थक लोग हैं, श्री अखिलेश यादव जी के समाजवाद में तो कोई जाति पात नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी, मैं तो आपके सामने बैठा हूं, मैं तो क्षत्रिय बिरादरी से आता हूं, मैं तो श्री अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता हूं। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है और देश का कोई ऐसा धर्म नहीं है जो श्री अखिलेश यादव जी को देश का यशस्वी नेता न मानता हो। सभी जाति के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी धर्म के लोग श्री अखिलेश यादव जी को नेता मानते हैं और श्री अखिलेश यादव जी की एक आवाज पर अपनी जान देने को आतुर रहते हैं। मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी एक बार कह दें कि मनीष सिंह तुमको जान अपनी दे देनी है, मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कह रहा हूं और मैं कोई चापलूसी और चाटुकारिता नहीं करता राजनीति में। मैं सीधे कह रहा हूं कि अगर श्री अखिलेश यादव जी एक बार कह दें कि मनीष सिंह तुमको अपनी जान दे देनी है, मनीष सिंह एक बार भी नहीं सोचेंगे कि मनीष सिंह का क्या होगा। इसलिए कि उस नेता के प्रेम और मोहब्बत ने, उस नेता के राजनीतिक ताकत ने हम जैसे लोगों को, जिनके पास जुबान नहीं थी,
समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित, पिछड़े दलित वर्ग के जो लोग हैं, जिनके पास जुबान नहीं थी, जो बोल नहीं पाते थे बड़े लोगों के सामने, आज श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक ताकत और कुवत की बदौलत समाज के सामंती और बड़े लोगों से लड़ रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपने हक की बात कह रहे हैं। ये गूंगी बहरी सरकार है, फिर भी हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देवरिया की जो बात आपने कही, जातीयता और धार्मिकता की राजनीति ने उस हद तक पहुंचा दिया है कि देवरिया की हमारी एकता और अखंडता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मेरे जैसा व्यक्ति, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी की भी क्षति पहुंचती है, मैं सबके दरवाजे पे जाता हूं। और यही हमारे नेता की सोच है कि सभी वर्ग की बात करो, सभी जाति की बात करो, सभी धर्म की बात करो। इसलिए कि हमारा राष्ट्र जब गुलाम था, गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों को तोड़ने के लिए सभी जाति, सभी वर्ग, सभी पंथ और सभी भाषाओं के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। माताओं ने अपनी मांगें सुनी की हैं। लाखों करोड़ों लोगों के त्याग और तपस्या और बलिदान के बाद यह हमारा मुल्क आजाद हुआ है। और इस मुल्क की शुचिता को बचाए रखने के लिए श्री अखिलेश यादव जी के लाखों कार्यकर्ता हैं, वो धर्मनिरपेक्षता के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं और समाज के पीड़ित जो वर्ग के लोग हैं उनके साथ खड़े हैं। यही तो दर्द है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। और मैं तो कहना चाहता हूं, ये जो महाभ्रष्टाचारी विधायक हैं, ये अपने 36 महीने के कार्यकाल का वर्णन कर रहे हैं। इनका फेसबुक उठा लीजिए, इनके सोशल साइट्स को उठा लीजिए, तो जैसे मालूम पड़ता है कि देवरिया तो स्वर्ग भूमि में तब्दील हो चुका है। देखिए, अभी पूरा इश्तेहार छपा हुआ है इनके सोशल मीडिया पे कि 36 महीने के 36 काम। रोज फेसबुक पे देखिए 36 काम। ये भी तो बता दो कि तुमने नगर पालिका से कितना कमीशन लिया है। अगर तुम सार्वजनिक नहीं बता सकते हो तो 2027 के चुनाव में मैं बताऊंगा कि तुमने किस विभाग से कितना कमीशन लिया है। एक एक तुम्हारा काला चिट्ठा हमने रखा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मुंह छुपाने की जगह मैं नहीं दूंगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता हूं, मैं न डरता हूं न झुकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक एक की कलई खोल करके देवरिया की धरती पर रख दूंगा कि किसने पीडब्ल्यूडी से कितना कमीशन लिया है, किसने विधायक निधि में कितना कमीशन लिया है, किसने नगर पालिका से कितना कमीशन लिया है, किसने नगर पंचायत से कमीशन लिया है। और ये बेशर्म बात करते हैं श्री अखिलेश यादव जी पर। अपने विधायक निधि से 20-20, 25-25% कमीशन इन लोगों ने लेकर के काम दिया है। और सारा कुछ काला चिट्ठा हमारे पास है। और चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में एक एक की कलई खुलेगी। एक बात और कहना चाहते हैं, देवरिया के यही नौजवान जिन लोगों ने इनको अपने कंधे पर बैठा करके ढोया है, ये बेशर्म जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, नेताओं के कंधों पर लात रख करके, पैर रख करके उनके सर पर पैर रखा है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उसी हाल में उन युवाओं को छोड़ दिया है। वो नेता तो तैयार बैठे हैं, हिसाब मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि तुमने अपना जिंदाबाद हमसे बुलवाया, तुमने अपना नारा लगवाया, तुमने अपने पीछे घुमाया और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया और अपने तुम राजा बन करके घूम रहे हो। देवरिया की जनता इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हिसाब मांगेगी जी। और होगा मुकाबला 2027 में। यह देवरिया की भूमि समाजवादियों के लिए तेलंगाना है, यह समाजवादियों की धरती है। सांप्रदायिक शक्तियां गलती से 2022 में 7 सीटें जीत गई, लेकिन 2027 में श्री अखिलेश यादव जी का समाजवाद जीतेगा और देवरिया की 7 सीटों पर भाजपा को हम लोग हराएंगे। अगर बात की जाए डेवलपमेंट की, तो यूपी में योगी जी कहते हैं विगत 10 साल की सरकार में, मतलब हमारे दूसरी बार जो कि वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं अभी, तो मतलब बहुत डेवलप किया है मैंने यूपी को, डेवलप यूपी है हमारा, उनका ये कहना है। तो इस पे आज आप कहाँ तक सहमत है? योगी जी डेवलपमेंट के बारे में क्या जानते हैं? योगी जी को क्या पता है कि डेवलपमेंट क्या होता है? जिस उत्तर प्रदेश को, विकास बाबू, जिस उत्तर प्रदेश को 9 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे में जिस राज्य के मुख्यमंत्री ने डाल दिया हो, आज प्रति व्यक्ति उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी, मां के गर्भ में पलने वाला बच्चा अगर इस समय वो मां के गर्भ में है तो भी 44,000 रुपए का कर्जदार है। जो व्यक्ति अपने राज्य को 9 लाख करोड़ से ऊपर के कर्जे में धकेल दे, वो विकास की कैसे बात कर सकता है? कर्जा लेकर के विकास किया जाता है। अपने राज्य को सरप्लस करने के जो सपना जिन लोगों ने दिखाया, सरप्लस करने वाले लोग आज 9 लाख करोड़ के कर्जे में धकेल चुके हैं उत्तर प्रदेश को। आज हमारे देवरिया के पास
एक बस अड्डा नहीं है, जिला अस्पताल नहीं है। पता नहीं। और दुर्भाग्य देखिए, देवरिया सदर के एक विधायक हैं, वो 36 काम का रोज लेखा जोखा देते हैं। मेडिकल कॉलेज मरीज को मेडिकल कॉलेज में रेफर करता है। देवरिया का मेडिकल कॉलेज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज को मरीज रेफर करता है। अब आप सोचिए कि मेडिकल कॉलेज को रेफर कर रहा है मरीज को जी, कोई सुविधा नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। और सलभ मणि जी बहुत कारनामा अपना बता रहे हैं, अपने काले कारनामे के बारे में इंतजार करिए, आपके काले कारनामे भी जल्द लोगों के बीच में आएंगे। थाने में प्रधानों को बैठवाएंगे, थाने में बीडी सदस्यों को बैठवाएंगे, अपने राजनीतिक विरोधियों को बैठवाएंगे। इंतजार करिए, एक दिन आप भी बैठेंगे। समय बदलेगा, तस्वीर बदलेगी, निजाम बदलेगा उत्तर प्रदेश का, आप भी बैठेंगे। और आपका जो अहंकार है और आपका घमंड है, इस अहंकार और इस घमंड को एक दिन चकनाचूर होते हुए देवरिया की जनमानस देखेगी जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात, विकास और डेवलपमेंट की बात आप कर रहे थे, इनसे पूछिए ना कि देवरिया जिले में बाबा का आंगन है, देवरिया जिला। उत्तर प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। सलभ मणि से पूछिएगा कि जिला अस्पताल कहां है। जिला अस्पताल को तो अपग्रेड करके आपने मेडिकल कॉलेज बना दिया, और जिला अस्पताल देवरिया का कहां पर है। बेलडाल रोड तो रोज एक इतनी बड़ी समस्या है जनपद का, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बेलडाल रोड के बारे में न जानता हो। क्या किया आपने, कितने वर्षों से वो किस तरह की स्थिति से गुजर रही है वहां की सड़क, और उस पर चलने वाले लोग किस स्थिति में गुजर रहे हैं। रोज आपको थूकते हैं, आपके ऊपर गाली देते हैं। इन जनप्रतिनिधियों का तो कोई सम्मान ही नहीं है। जनता तो उनको भ्रष्टाचारी कहती है, लुटेरा कहती है। अब आप सोचिए कि जो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट देने की बात करते थे, जो बहुत पारदर्शी सरकार बनाने की बात करते थे, उनके लूट खसोट तो जनमानस के सामने आ चुके हैं। ये महाभ्रष्टाचारी लोग हैं, महापापी लोग हैं। इनसे आप न डेवलपमेंट की कोई उम्मीद कर सकते हैं, न इनसे आप समाज में एकता की उम्मीद कर सकते हैं, न इनसे आप जो है किसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। ये हमेशा देखिएगा, एक इनका कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता मिलेगा तो कहेगा कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बना रहे हैं। भारत की संस्कृति को बांट दिया आपने, भारत की एकता और सूचिता को बांट दिया, और कहते हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बना रहे हैं। त्योहारों को बांट दिया आपने, मंदिरों मस्जिदों को लड़ा दिया आपने, होली दिवाली ईद बकरीद को लड़ा दिया आपने, अब कहते हैं कि हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ला रहे हैं। कौन सा तुम्हारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। यहां पर यादव को ब्राह्मण से लड़ाओगे, ब्राह्मण को मुसलमान से लड़ाओगे, मुसलमान को कुर्मी से लड़ाओगे, कुर्मी को कुहार से लड़ाओगे, ठाकुर को जो है प्रजापति से लड़ाओगे। ये तुम्हारा राष्ट्रवाद है। श्री अखिलेश यादव जी का समाजवाद तुम्हारे फर्जी और ढोंगी राष्ट्रवाद पर भारी पड़ेगा, और श्री अखिलेश यादव जी का समाजवाद एक दिन ऐसा राष्ट्रवाद बनाएगा जो समतामूलक समाज की स्थापना करेगा, एकता की बात करेगा, शांति की बात करेगा, और सबको साथ लेकर के चलने की बात करेगा। अभी आप लोग पीडीए का कार्यक्रम कर रहे हैं, गांव-गांव में, हर एक गांव में पीडीए का चौपाल लगा रहे हैं, तो वो किस स्तर पे काम कर रहा है, और आने वाले 2027 के इलेक्शंस में मतलब क्या उससे आपको क्या कुछ फायदा होगा समाजवादी पार्टी को। देखिए, पीडीए का जो कार्यक्रम चल रहा है वो हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है जी, वो हमारे लिए सामाजिक मुद्दा है। पीडीए राजनीतिक हितों से ज्यादा सामाजिक हितों की रक्षा की बात करता है। छुआछूत, भेदभाव, गैर बराबरी, समाज में सामाजिक वैमनस्यता, पीडीए समाज को तोड़ के कमजोर कर दिया है। संविधान में उसका जो आरक्षण था, उस आरक्षण की हकमारी की गई है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया है, अब आप सोचिए, पिछड़ी जाति के एक रामपुर कारखाना के विधायक हैं जी, कहते हैं कि मैं पिछड़ी जाति का हूं। प्राइवेट नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में अगर युवाओं के हाथों में जाएंगी तो वहां पर तो आरक्षण नहीं है। एक पिछड़ी जाति का विधायक जो कहता है कि मैं पिछड़ी जाति से हूं, और सारा का सारा काम तुम सामंती वाला कर रहे हो, अपने हाथों से अपने पिछड़े समाज का तुम गला दबा रहे हो। एक बार तुमने योगी आदित्यनाथ से क्यों नहीं कहा कि हमारे यहां के नौजवानों को सरकारी नौकरी दीजिए। योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए। योगी आदित्यनाथ से आप पूछिए कि सरकारी पदों को क्यों नहीं भरा जा रहा है। विधानसभा में आप भाषण देते हैं, बजट सत्र में हिस्सा लेते हैं, और एक बार भी सरकारी नौकरी की बात नहीं करते हैं। और 1.5 मिनट का 2 मिनट का विधानसभा में बजट सत्र के भाषण को आप ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर लगाते हैं, उसमें तो कहीं नौकरी की बात नहीं है।
अगर युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगा, उनको रोजी रोजगार कारोबार नहीं मिलेगा, और अपने ही वर्ग के लोगों को, अपने पिछड़े समाज के लोगों को, दलित वर्ग के लोगों को अपने हाथों से तुम प्राइवेट नौकरियां दे रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम प्राइवेटाइजेशन का पोषक बन करके उन कंपनियों में अपने हाथ डाल करके उनकी नियुक्ति पत्र को तुम अगर युवाओं को दे रहे हो, तो तुम नहीं सोच रहे हो कि आरक्षण का किस तरह से भारतीय जनता पार्टी गला घोट रही है? अगर तुम्हारी रीढ़ में हड्डी होती, तुम्हारे अंदर कुवत और ताकत होती, तो तुम सरकार से आंखों में आंखें डाल के बात करते कि 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला जो किया है आरक्षण का, आज भी इको गार्डन लखनऊ में धरना पर बैठे हुए हमारे नौजवान साथी, एक बार भी तुमने बोला उनके बारे में? नहीं बोलते हो, इसलिए कि तुम्हारी जुबान योगी के आदित्यनाथ के सामने नहीं खुलती है। श्री अखिलेश यादव जी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, आंखों में आंखें डाल के सवाल करता है योगी आदित्यनाथ से कि आरक्षण को आपने खत्म किया है। मोदी जी, आपने प्राइवेटाइजेशन देश में लागू करके जल जंगल जमीन बेच करके, आकाश बेचा, जमीन बेचा, पाताल बेचा, तीनों जगहों को आपने प्राइवेट हाथों में, प्राइवेट कंपनियों को दे करके देश के गरीबों को, पिछड़ों को, शोषितों, वंचितों का आपने आरक्षण का भोजन किया है, आरक्षण को खत्म किया है। और आरक्षण के अधिकार मानने वाले लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं, और यही पीडीए बात कर रहा है। जब पूछता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि तुमने प्राइवेटाइजेशन लागू करके आरक्षण को खत्म किया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब नहीं दे पाते। अभी कोई पिछड़े समाज का व्यक्ति, दबे कुचले शोषित समाज का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलता, उसको जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है, उसको थाने में बैठवा दिया जाता है, उसको अपमानित कराया जाता है। क्या यह सरकार में बैठे हुए लोग नहीं सोचते? कब तक सरकार है आपकी? 2 बरस, 4 बरस, 5 बरस? योगी आदित्यनाथ की सरकार 10वें बरस पूरा करते करते सत्ता से बेदखल हो जाएगी। और मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग अहंकार घमंड में चूर होकर के, मदमस्त होकर के जो चाह रहे हैं वो करते चले जा रहे हैं, एक दिन इसी धरती पर उनको भरपाई करनी पड़ेगी, भरना पड़ेगा। सामाजिक अपमान, राजनीतिक अपमान, सामाजिक तिरस्कार किसी का भी हुआ है तो ना तो हमारा ईश्वर माफ करेगा, ना हमारा संविधान माफ करेगा। इनको जेल की सलाखों में जाना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडे पालने वाली पार्टी है, वो गुंडा पालती है, तो इस पे आपका क्या कुछ स्टेटमेंट? अब आप योगी जी से पूछ लीजिए, कहने के लिए तो संत है। 21 मुकदमा तो उनके ऊपर भी था। किस बात का मुकदमा था? गैंगस्टर, गुंडा एक्ट, 307, 302 दंगा कराने के मुकदमे थे। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बनने के बाद, पहली कैबिनेट की पहली बैठक के बाद इस बात की शुरुआत करता हो कि कैसे हमारे मुकदमे वापस होंगे, उस नेता ने इस बात की शुरुआत नहीं किया कि नौजवानों को नौकरी कैसे मिलेगी, महिलाओं को सुरक्षा कैसे मिलेगी, इस बात की शुरुआत उन्होंने नहीं किया। उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर है केशव प्रसाद मौर्य जी। इन दोनों लोगों ने यह फिराक भिड़ाया कि कैसे हम अपने मुकदमा वापस कर लें, नहीं तो पीएमएलए कोर्ट अभी तक इनको जेल भेज दिया होता। इन लोगों ने सबसे पहले अपने मुकदमे वापस कराए। तो जिनके ऊपर खुद मुकदमे दंगा कराने के रहे हो, जिनके ऊपर खुद समाज में बेमनसता फैलाने के मुकदमे दर्ज रहे हो, हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज रहे हो, वह लोग समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी कहते हैं। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ जी, अगर आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, तो पूरे उत्तर प्रदेश के टॉप 100 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए। तो योगी आदित्यनाथ जी ने आज तक सूची नहीं जारी किया। फिर हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पूछा कि टॉप 100 अगर अपराधियों की सूची जारी करने में आपको दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए। आज तक नहीं जारी किया। अब आप सोचिए कि जिस पार्टी के ऊपर गुंडा पार्टी होने का आरोप लगाते हैं, उसी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी और उनके कार्यकर्ता की आंखों में आंखें डाल के पूछते हैं कि अपराधियों की सूची जारी करिए, आप नहीं कर पाते। इसलिए कि जो अपराधियों की सूची जारी होगी तो आपकी भी कलई खुल जाएगी, और आपके जो शागिर्द हैं, जो आपकी गोद में बैठ करके राजनीति में पुष्प पल्लवित हो रहे हैं, उनकी भी पोल खुल जाएगी। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं,
और वह सवाल जनता से जुड़े हुए रहते हैं, जनता के मुद्दों पर रहते हैं। और श्री अखिलेश यादव जी का एक भी कार्यकर्ता ना तो डरने वाला है और ना तो झुकने वाला है। श्री अखिलेश यादव जी ने एक फाइटर फोर्स बनाई है जो समाज के लिए लड़ता है, समाज के लिए खड़ा रहता है। हमारे नेता परम पूज्य नेताजी ने इसी बात का संदेश दिया था और हमेशा उन्होंने कहा, और एक नारा हम लोगों ने हमेशा लगाया था कि जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है, जो कहा वो करके दिखाया उसका नाम मुलायम है। धरती और गगन में अब भी जिसका जलवा कायम है, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम है। तो हम उनके कार्यकर्ता हैं। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाज के परिवर्तन के लिए, राजनीति में राजनीति की सूचिता के लिए अगर हमें अपने प्राणों की बलि भी देनी पड़ेगी तो हम अपने प्राणों की बलि देंगे, लेकिन पीडीए की समाज की रक्षा के लिए संकल्पित होकर के उनको ताकतवर बनाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे और उनके लिए उनको जो हक है उसको दिलाएंगे। देवरिया एक टाइम पे चीनी का लीडिंग प्रोड्यूसर हुआ करता था, जो कि आप जानते होंगे। लेकिन पहले उस समय देवरिया में 14 चीनी मिलें हुआ करती थी, लेकिन अब सारी चीनी मिलों को उस समय मायावती की बसपा गवर्नमेंट के द्वारा बंद कर दिया गया था। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मतलब सरकार मेरी डबल इंजन की सरकार है और मतलब केंद्र में भी है और राज्य में भी है, फिर भी ये काम क्यों नहीं कर रही है इस चीज़ पे? अब वो कहती है मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत काम किया है यूपी में, तो वो क्यों नहीं बनवा रही है ये चीनी मिल? योगी जी आए, नितिन गडकरी जी आए, शिवराज सिंह चौहान जी आए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता चुनाव के प्रचारों में आए हैं। सबने चीनी मिल का मुद्दा उठाया जी, और सबने कहा कि चीनी मिल देवरिया में लगेगा। 10 बरस उत्तर प्रदेश में पूरा होने जा रहे हैं, 11 बरस केंद्र की सरकार का हो चुका जी। आज तक कहीं पर भी चीनी मिल आपको चीनी मिल के लिए अधिग्रहित जमीन की आवश्यकता भी नहीं है। बैतालपुर के पास जमीनें हैं, भटनी के पास जमीन है, देवरिया के पास जमीन है, और भी बहुत सारी जगह है जहां पर चीनी मिलें लग सकती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इसको राजनीति में भुनाने के लिए, अपने विधायकों और सांसदों को जिताने के लिए, राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए इस मुद्दा को जीवंत रखा, लेकिन इस मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। लेकिन मैं आपके चैनल पे बहुत बेबाकी से आपके पॉडकास्ट में ये बात कह रहा हूं कि श्री अखिलेश यादव जी 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में देवरिया में आधुनिक और विश्वस्तरीय चीनी मिल लगेगा जी। और जो चीनी मिल देवरिया के संपूर्ण मानकों को पूरा करते हुए सभी किसानों को सामर्थ्यवान और स्वावलंबी बनाने का काम करेगा। ये मैं आपके चैनल पर जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। जो कि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं अभी, आगामी विधानसभा रामपुर खाना क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं, तो आप किन किन मुख्य बिंदुओं पर चुनाव लड़ेंगे? क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके अहम मुद्दे? देखिए मैं श्री अखिलेश यादव जी का कार्यकर्ता हूं जी, और मैं चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा हूं। मैं राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन का जो कार्य है जी, जो श्री अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी दिया है, उस कार्य को बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहा हूं। टिकट देना, चुनाव लड़ाना, यह हमारे नेता का निर्णय है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे राजनीतिक जीवन के प्रथम दिन से लेकर के और आज तक एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे जो भी जिम्मेदारी सौंपी है, मैंने ईमानदारी से बखूबी उसका निर्वाह किया है। आगे भी मेरे राजनीतिक भविष्य में, पारिवारिक भविष्य में श्री अखिलेश यादव जी को सिर्फ मैं अपना नेता ही नहीं मानता हूं, उनको मैं अपना अभिभावक भी मानता हूं। श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए मैं काम करूंगा जी। सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने पूरी तैयारी ईमानदारी के साथ, देवरिया के तकरीबन 2000 ग्राम सभाएं हैं। हमारी पूरी पार्टी पीडीए चौपाल, पीडीए परिचर्चा के माध्यम से गांव गांव जाकर के समाज के दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित जो वर्ग के लोग हैं, पिछड़े, दलित, मुस्लिम भाई जो लोग हैं, अगड़ों में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो समाज में एकता के साथ रहना चाहते हैं, समाज में सबको लेकर के चलने की बात करते हैं, वो श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पीडीए का जो बट वृक्ष है, जो प्रोग्रेसिव है, डेमोक्रेटिक है और श्रमिक है, यह समाज परिवर्तन करेगा, राजनीतिक और सामाजिक रूप से स्वावलंबी बनेगा और श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2027 में देवरिया इतना ताकतवर दिखेगा कि भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो जाएगा। श्री अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने में देवरिया की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अभी डीएम के द्वारा
एक अभियान चलाया जा रहा है, कब्जा मुक्ति अभियान। तो लेकिन इसमें जो गरीब हैं, जो जिनकी कई पुश्तें रह रही हैं उस जमीन पे, तो उनके पास जमीन भी नहीं अलग से कहीं घर बनवा के वो रह सके, तो वो क्या करेंगे? उनको उस जमीन से वंचित कर से तोड़ दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, तो क्या करेंगे वो? हाँ मैंने पहले ही आपसे पॉडकास्ट में आपसे बातचीत में ये कहा है हाँ कि यह सत्ता सामंती है। जी। सामंती जब सत्ता हो जाती है तो वह निरंकुश और तानाशाह हो जाती है। ऑपरेशन कब्जा मुक्ति भारतीय जनता पार्टी का गरीबों को गरीब उजाड़ो अभियान है जी। जो गरीबों को अपने श्रम की बदौलत आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है। मैंने पत्र के माध्यम से डीएम महोदया से अपील किया है, मैंने सोशल मीडिया हैंडल से भी इस बात को उल्लेखित किया है जी कि गांव की संरचना और गांव की बसावट को समझने की आवश्यकता है। गांव का जो समाज का सबसे कमजोर तबका है वो गांव में ना तो उसके पास खेती के लिए जमीन है, ना घर बनाने के लिए जमीन है जी। गांव के जो बड़े लोग थे उन्होंने जहां पर जिसको जमीन दे दिया और बता दिया कि वहां पर अपना घर बना लीजिए, लोगों ने बना लिया। दशकों से वो लोग रहते आ रहे हैं जी। बिना पुनर्स्थापन की बात किए, बिना विधिक व्यवस्था को अपनाए, बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाए अगर ऑपरेशन कब्जा मुक्ति चलाया जाता है तो हमारे जिले में उथल पुथल होने से कोई बचा नहीं पाएगा जी। पहले भी मैंने कहा है कि देवरिया बहुत शांतिप्रिय जिला है, इसको शांतिप्रिय तरीके से रहने देना चाहिए। डीएम महोदया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और पूरे प्रशासनिक अमला को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि देवरिया में तकरीबन 2000 से ऊपर ग्राम सभाएं हैं। इन ग्राम सभाओं का जो बसावट का तरीका है वो बहुत ही ग्रामीण परिवेश वाला है। इससे छेड़छाड़ करना ना तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ठीक रहेगा, ना तो प्रशासन के लिए ठीक रहेगा। मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे, अगर समाजवादी पार्टी, जो कि आपने बोला कि आप उनके बस कार्यकर्ता हैं, तो आगे जैसा उनका निर्देश आएगा उस हिसाब से काम करेंगे आप, जो कि आपको टिकट अगर मिलता है तो आप किस बिंदु पे काम करेंगे रामपुर के खाना क्षेत्र से? देखिए, हमारी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के पास एक हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी का ऐसा विजनरी नेतृत्व है कि वो ग्रामीण परिवेश से लेकर के शहरी परिवेश तक का विजन उनके पास है और सारे लोग उनके विजन के साथ जुड़े रहते हैं और उनके विजन पे काम करते हैं। चूंकि मैं पार्टी का स्पोक पर्सन हूं, पार्टी के गतिविधियों के बारे में मैं बहुत बारीकी से नजर रखता हूं और जानकारी रखता हूं। मैं अपने नेता की सोच को जब देखता हूं ना और अपने नेता की सोच का जब मैं मूल्यांकन करता हूं तो मुझे महसूस होता है कि देश में इस विजन का तो कोई नेता ही नहीं है जो शहर में भी उसी सूचिता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ शहर के लोगों का जीवन कैसे बेहतर हो। जैसे एक योजना का मैं जिक्र करूंगा, लखनऊ में उन्होंने एक जनेश्वर मिश्रा पार्क का निर्माण कराया है जी। आप भी गए होंगे तो देखे होंगे आप जी। एशिया का सबसे बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा पार्क है। उस पार्क का जब आप मूल्यांकन करेंगे तब आप महसूस करेंगे कि लखनऊ के लिए वो कितना बड़ा ऑक्सीजन है जी। वो सिर्फ घूमने फिरने या टहलने की जगह नहीं है, वो लखनऊ का दिल है जी। वहां के पेड़ पौधे, वहां की चहचहाती हुई पक्षियां, वहां पानी में तैरती हुई मछलियां जी संदेश देती हैं कि इतने बड़े खूबसूरत शहर में भी इतना खूबसूरत पार्क का निर्माण करा करके लोगों को ऑक्सीजन दिया जा सकता है, लोगों को शांति से बैठने की जगह दी जा सकती है, टहलने के लिए, घूमने फिरने के लिए एक अवसर दिया जा सकता है जो लखनऊ को बहुत ही दिलो जान से खूबसूरत बनाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, हम लोग राजनीति करते हैं तो मेरा पहला जो लक्ष्य रहता है बिना जात पात देखे कोई भी किसी भी जाति का अगर पीड़ित है तो उसके साथ में खड़ा होता हूं, उसके दुख सुख में सहभागी बनता हूं। युवाओं के साथ इसलिए मैं कनेक्ट रहता हूं, युवाओं से मैं इसलिए जुड़ा रहता हूं कि युवाओं के कंधे पर देश प्रदेश के साथ साथ परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो उनको मैं अपनी ताकत दे करके, उनके साथ खड़ा होकर के उनको मैं महसूस कराता हूं कि हमें आगे बढ़ना होगा, हमें परिवार को आगे बढ़ाना होगा, देवरिया को आगे बढ़ाना होगा, उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना होगा और देश को आगे बढ़ाना होगा। और आने वाला समय जो है
अगर मेरे नेता श्री अखिलेश यादव जी मुझे अवसर देते हैं तो आप देखिएगा कि जिस तरह का चुनाव लड़ा जाएगा और जिस तरह का चुनाव लड़ने में जो नौजवानों का एक विश्वास दिखेगा, आपको नौजवानों का एक हुजूम जो दिखेगा, वो सब नौजवान श्री अखिलेश यादव जी के समाजवादी आंदोलन के नौजवान हैं जो श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर स्तर पर मेहनत करते हैं। चुनाव में देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को ये नौजवान बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के, माताओं बहनों का आशीर्वाद लेकर के, दबे कुचले शोषित वंचित पीड़ितों का आशीर्वाद लेकर के किस तरह से परिवर्तन करते हैं। और देवरिया में कहीं भारतीय जनता पार्टी दिखाई नहीं देगी, सत्ता से बाहर होंगे और इनकी एक एक भ्रष्टाचार की पोल उसी 2027 के चुनाव में खोली जाएगी। और ये मैं कह रहा हूं ईमानदारी से कि अगर ईमानदारी से जांच होगा तो 7 में से 4 तो जेल के सलाखों के पीछे मिलेंगे जी। और ईश्वर ने चाहा और हमारी सरकार बनी तो वह दिन दूर नहीं है जब 7 में से 4 जेल को सलाखों के पीछे रहेंगे। और जो लोग हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को धर्म बदलने की बात कह रहे हैं, उनके ऊपर जातीय टिप्पणी करते हैं, धार्मिक टिप्पणी करते हैं, ये लोग एक जमाने में उनके पीछे टिकट के लिए घूमते थे और इनके पुरखे पूर्वज भी टिकट के लिए घूमते थे। श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश की राजनीति के अक्स भी हैं और आईना भी हैं। श्री अखिलेश यादव जी की जनता श्री अखिलेश यादव जी से प्यार करती है। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का भविष्य मानती है। श्री अखिलेश यादव जी जनता से इमोशनली कनेक्ट हैं, वो राजनीतिक कनेक्ट नहीं है, इमोशनली कनेक्ट है। और जब कोई व्यक्ति हृदय से जुड़ा हुआ होता है तो वह एक अलग तरह का परिणाम देता है और श्री अखिलेश यादव जी अलग तरह का 2027 में परिणाम देंगे और भारतीय जनता पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में सुफड़ा साफ हो जाएगा, कहीं दिखाई नहीं देंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री हमारे देवरिया से हैं जो कि पथरदेवा विधानसभा से विधायक हैं। आपके हिसाब से उन्होंने कृषि के क्षेत्र में देवरिया को क्या दिया है? कृषि मंत्री जी के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में तो छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कृषि विभाग को तो उन्होंने चौपटी कर दिया है। देवरिया में नहरों में पानी जो आदमी न ला सकता हो, नहरों को सुव्यवस्थित न बना सकता हो, मत्स्य पालन उनके पास है। घूम घूम करके मत्स्य पालन प्रदेश के अन्य हिस्सों में देखते हैं, कितने मत्स्य पालन खोल दिया देवरिया में उन्होंने। कहां पर उन्होंने खाद बीज पैदा करने वाली अनुसंधान केंद्र लगा दिया? कहीं पर भी अनुसंधान केंद्र दिखाई दे रहा हो तो बता दीजिए। अरे कृषि मंत्री की बात छोड़िए, विधायकों की बात छोड़िए, सांसदों की बात छोड़िए, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए सत्ता में बैठे हुए लूट रहे हैं उत्तर प्रदेश को, देवरिया को लूट रहे हैं। जो सरकार देवरिया के उत्तर प्रदेश के नौजवानों को भरोसे में लेकर के, मैं तो सिर्फ रोजगार का और नौकरी का बात इसलिए करता हूं कि अगर नौजवान रोजगार नहीं पाएगा तो आज देवरिया की जो दुर्गति हो रही है ना, इस दुर्गति में सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनका स्वभाव है, उस स्वभाव की वजह से ही दुर्गति हो रही है जी। कब किस मोड़ पर किसकी हत्या हो जाए, कब किस कहां पर जान चली जाए, कब कहां पर किसको लूट लिया जाए, कब किस महिला की आबरू लूट ली जाए, कोई भरोसा नहीं है। भगवान भरोसे हमारा जनपद है, हमारा उत्तर प्रदेश भगवान भरोसे है। कहीं पर न तो हुकूमत दिखाई देती है, न तो कहीं पर निजाम दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ इस समस्या का एक ही हल है, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। समूल नाश भ्रष्टाचार का भी होगा, समूल नाश अपराध का भी होगा। धन्यवाद सर।